अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद तैमूर, टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंट। टैक्स लेक्चर में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हमारे आज के लेक्चर में टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन 1 से शुरू किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 1 कहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी कि ये हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये कब मौरज़ वजूद में आया, कब इनेक्टमेंट इसकी हुई। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बना और क्योंकि जैसे इसके नाम से जाहिर होता है कि ये ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डर के सदारती जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है उसके ज़रिए से जब कोई कानून मौरज़ वजूद में आता है तो उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, इसलिए इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और 2001 इसके साथ इसलिए लगा जाता है कि ये 2001 में ये कानून बना था। इसका जो सेक्शन 2 है वो है डेफिनेशंस। कोई भी कानून जब आप समझते हो जानते हो तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है, उसके जो बेसिक अल्फाज, उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती है, उसको आप समझ सके ताकि जब बाद में उस पर बात हो सके तो उसको मुश्किल पेश ना हो समझने में। इसलिए कोई भी कानून जब आप पढ़ते हो तो उसका पहला दूसरा जो सेक्शन होते हैं वो हमेशा उसके डेफिनेशन पर या उसके जो टर्मिनोलॉजीज पर होते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाते हैं। तो आइए चलते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन इसमें आता है वो है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। जिस तरीके से इसके नाम से जाहिर होता है कि एक्युमुलेटेड का मतलब होता है कि एक यकजा होना, एक साथ होना, मिल जाना। कोई भी कंपनी जब उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो जब एक जगह पर आते हैं, मिलते हैं, तो उसके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले कंपनी अपने प्रॉफिट को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इसके जो पार्टनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जो जो शेयर दिए जाते हैं तो उसको वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन आता है वो एक्युमुलेटेड, यानी इसका जो सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन है, सेक्शन 1 है, पहला डेफिनेशन का सेक्शन है वो सेक्शन 2 है, लेकिन उसके बाद जो सब सेक्शन 1 है वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब इस लेक्चर को, हमारे लेक्चर को जब आप सुनेंगे तो आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की किताब होनी चाहिए। अगर आपके पास किताब नहीं तो आप FBR की साइट से इसको आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके सामने वो सारे सेक्शन मौजूद होंगे तो फिर जब हम ये गुफ्तगू करेंगे इसको आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए आप जब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें भी बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के भी आपको इंग्लिश में जो लिखा हुआ है तो उसको मैं पहले दोहराऊंगा और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर आप देखें कि क्लॉज ए में जो कहा जाता है कि एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस डिडक्शन और एग्जेम्पशन एडमिसिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी कोई रिजर्व, जो कंपनी का जो रिजर्व होता है वो उसका मतलब है कि वो उसका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से जो क्लास बी है वो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लास ए बी एंड ई क्लास 19, ये आगे इसको मजीद जो आगे कुछ सेक्शन आ रहा है उसका भी हवाला दे रहा है कि ऑल द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन और सच पेमेंट एज द केस में भी, यानी अभी तक उस बिजनेस के जो गेन है, जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो अगर एक जगह पे मौजूद होंगे तो उसको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। इसी तरीके से फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लास सी एंड क्लास 19 इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन एंड ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, यानी अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर खत्म होती है, वाइंड अप होती है, कंपनी जब क्लोज होती है तो उससे पहले जो उसके पास प्रॉफिट होता है, जो उसका गेन होता है, वो सारी चीजें एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में शामिल होते हैं। तो आप जब इस चीज को पढ़ेंगे सामने और फिर इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, मुश्किल आता है, तो आप हमारे कमेंट के जरिए से या हमारे टेलीफोन के जरिए से हमसे रब्ता करके इसको क्लियर कर सकते हैं। इसका जो दूसरा सेक्शन है वो डेफिनेशन आता है वो 1A आता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कौन होता है? जब आप कंपनी, आप एनटीएन बनाते हो, एनटीएन के बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो तो उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1000, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 1000 रुपये पे करते हैं, आप चालान बनाते हैं और 1000 रुपये गवर्नमेंट को पे करते हो। जब वो 1000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर लेते हो तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हो।
सिर्फ एंटिन बनाने से या टैक्स रिटर्न फाइल करने से आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आते, जब तक कि आप जो एक्टिवेशन ATL सरचार्ज आप पे ना करें। तो एक इंडिविजुअल के लिए जो अमाउंट है वो 1000 रुपए है। इसी तरीके से AOP हम आगे बात करेंगे कि AOP क्या है, लेकिन आप बता दूं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके लिए जो एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं वो 10,000 होते हैं, और जो कंपनी होती है उसके लिए 20,000 होते हैं। जब आप ये टैक्स पे करते हैं तो उसके बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की बात की है कि आप जब का टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसके बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद होंगे, तब ही आप एक्टिव फाइलर कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो हमारी है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है? मर्जर। अब मर्जर क्या है? मिलना, यानी कंपनी ए और कंपनी बी, ये दो कंपनीज है, ये जब आपस में मिलती है एक कंपनी बनती है तो इसको एमलगमेशन कहते हैं, इसको मर्जर कहते हैं। अब ऐसे जब सिचुएशन बनती है तो लाजमी बात है जब कंपनी ए होती है उसकी भी कुछ एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, कंपनी बी की भी एसेट्स लायबिलिटी होते हैं। तो कुछ उन्होंने लोगों से पैसे लेने होते हैं, किसी को पैसे देने होते हैं। तो जब कंपनी एमलगमेट होती है, कंपनी जब मर्ज होती है, तो फिर दोनों कंपनीज की जो एसेट्स होते हैं, दोनों कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है वो मिलकर एक कंपनी की लायबिलिटी और एक कंपनी के एसेट्स बन जाते हैं। और वो कौन सी कंपनी होती है? वो जो एमलगमेटेड कंपनी होती है, जो नई फार्म होती है दो कंपनी से, यानी एक कंपनी ए और कंपनी बी जब मिलता है तो कंपनी सी बनती है। तो कंपनी सी के जो लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं वो कंपनी ए के एसेट्स और लायबिलिटी भी होते हैं, और कंपनी बी के भी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों उस सी के बन जाते हैं। तो ये एमलगमेटेड कंपनी होती है। इसको आप जब यहाँ पे मजीद पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने जरा कोशिश करता हूँ कि मैं आसान फहम में आपको समझाऊं। इसका जो मकसद होता है, जो इसका मेन थीम होता है, वो मैं आसान उर्दू में आपको समझाऊं। बाकी आपकी रीडिंग के बगैर तो लाजिमी बात है, ये जरूरी होता है। कोई भी कानून आप जब पढ़ते हो तो एक एक्सप्लेन करने वाला शख्स जितना मर्जी डिटेल से आपको समझाए, लेकिन जब आप खुद उसके अल्फाज नहीं पढ़ते, जो उसका एक्चुअल कानून होता है, जब तक आप उसको नहीं पढ़ते तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ऑब्वियसली आपको इसको एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो डेफिनेशन आते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। व्हाट इज एपेलेट ट्रिब्यूनल? एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है? ये आप जब टैक्स की प्रैक्टिस में आएंगे तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का नाम आप बहुत बार बार सुनेंगे कि एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ट्रिब्यूनल है, सॉर्ट ऑफ एक कोर्ट है, टैक्स के लिए बना है, एक स्पेशल कोर्ट है। जब आपका कोई केस नीचे कमिश्नर अपील में आपके खिलाफ फैसला होता है, मैं आगे जब इंशाल्लाह अपील के सेक्शन में हम जाएंगे तो वहां पर मैं इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिब्यूनल का क्या रोल है, कमिश्नर अपील का क्या रोल है। लेकिन सिंपल ये कि एक अदालत है जहां पर आप अपने केस को, जब आपके ग्रीवेंसेस होते हैं, आप एक ग्रीव पार्टी होते हैं और आप किसी अपील के किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील करते हो, तो उस ट्रिब्यूनल में जब जाते हो तो उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको बेसिकली इसका नाम है एपेलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू, ATIR। इसको ज्यादातर जो टैक्स के लॉयर्स हैं वो इसको ATIR कहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशन है। ATIR का मतलब क्या है? एपेलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। उसके बाद जो अगले कुछ सेक्शंस जो डेफिनेशंस आ रहे हैं वो आमतौर पे ग्रेजुअली फंड, आपके एन्युटी प्लान्स, ये सारे जो सेक्शंस आ रहे हैं मैं थोड़े से मुख्तसर से बयान करूंगा, लेकिन इसका सबका ताल्लुक आपके रिटायरमेंट से है। जब एक शख्स किसी कंपनी में जॉब करता है और एक सर्टन टाइम गुजारता है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उसका जिक्र है। और उसको मुख्तसर से कहा है कि किसकी अप्रूवल कहाँ से चाहिए होती है। किसी चीज़ की अप्रूवल आपको कमिश्नर से चाहिए होती है और किसी चीज़ की अप्रूवल आपको SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो अप्रूवल होता है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर अप्रूव ग्रेजुएटी फंड की बात करें तो इसके अप्रूवल जो होती है वो कमिश्नर होता है अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 ऑफ 6 शेड्यूल। हम जब इस लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पर कुछ शेड्यूल्स है, कुछ स्केड्यूल्स है, कुछ टेबल्स है, तो वो उसको फिर मजीद एक्सप्लेन करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब तो हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अप्रूव इनकम पेमेंट प्लान है जो कि SECP से अप्रूव होना चाहिए। अप्रूव पेंशन फंड है, तो ये आमतौर पे वो फंड्स है, वो
एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ फैसिलिटेशन है कि इसको जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हो तो एम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं, उसका जिक्र है। और उसमें आगे जिक्र है कि इसकी अप्रूवल कहाँ से होती है। तो इसलिए मैं ज़रा इसमें से स्पीडली गुजरूंगा, बाकी आप चीज़ों को क्लियर होंगी, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो हर एक पर अपना अपना एक मुकम्मल कानून मौजूद है। फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम, उस पर कानून मौजूद है। तो इस किस्म के अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, तो ये मुख्तलिफ फंड्स है, इस पे हर चीज़ पे अपना अपना एक कानून मौजूद है। हम तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बात करेंगे। तो उसके बाद आता है जो अगली डेफिनेशन थी असेसमेंट। ये असेसमेंट का लफ्ज़ भी आप जब इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हर दूसरे दिन क्या हर दूसरी स्टेप में आप सुनेंगे जी मेरी असेसमेंट इस तरह हुई है, मेरी असेसमेंट हुई। तो ये असेसमेंट क्या है? ये बेसिकली आप जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसकी जो असेसमेंट होती है वो आप कैलकुलेशन करते हो, यानी सॉर्ट आप एग्जामिन करते हो, उसकी कैलकुलेशन करते हो, उसको देखते हो। तो अपने रिटर्न को जब आप फाइल करते हो, चाहे आप खुद इसकी असेसमेंट करें चाहे एफबीआर आपकी असेसमेंट करे, तो ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ आपके एग्जामिनेशन होता है, आपके हिसाब किताब को जांचा जाता है। तो असेसमेंट जिस तरह से नाम से जाहिर है, तो आपके जो इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल है उसको देखा जाता है, तो उसको असेसमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से असेसमेंट ईयर ये क्या है? ये नहीं, जिस साल में आपकी रिटर्न फाइल होती है उस साल को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। ये भी बड़ी एक दिलचस्प सी बात है। मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट ईयर फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है हमेशा, नॉर्मल जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। किसी भी साल के 1 जुलाई से अगले साल का फाइनेंशियल ईयर होता है। जिस तरह हमारा बजट होता है, कौमी बजट होता है, तो हमारा बजट जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो क्लोज होता है 30 जून को, शुरू होता है 1 जुलाई को और क्लोज होता है अगले साल के 30 जून को। मैं इसको मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूँ कि अगर एक ईयर 1 जुलाई 2024 से शुरू होता है तो उसका एंड होगा 2025, 30 जून 2025। 30 जून 2025 का मतलब यह है कि ये जो असेसमेंट ईयर है ये 2025 है, यानी जिस साल वो एंड होगा, जिस साल फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 30 जून, तो वो उसका असेसमेंट ईयर होगा। कुछ चीज़ों में कुछ स्पेशल ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि कुछ साल शुरू होते हैं 1 जनवरी से और 31 दिसंबर पे ख़त्म होते हैं, कुछ मार्च में शुरू होते हैं और फिर इसी तरीके से फरवरी में ख़त्म होते हैं, कुछ सितंबर में एंड होता है। तो ये वेरी करते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में इस वक्त नहीं जाएंगे। हम आपको सिंपल एक बताएंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर जब 1 जुलाई को शुरू होता है तो 30 जून को ख़त्म होता है। फिलहाल अब इसमें रहेगा, जब हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे डिटेल में और जब हम दरमियान तक पहुंचेंगे फिर उसमें दौरान में हम इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेशल ईयर्स कौन से होते हैं, उसका क्या हिसाब किताब होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो आपके एसेट्स, जिस तरह एनबीएफसी का नाम शायद आपने सुना हो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, ये एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है लेकिन बैंकिंग कंपनी नहीं होती। बैंकिंग कंपनी वही होती है जो 1962 बैंकिंग ऑर्डिनेंस के जरिए से बनता है। ये बैंकिंग कंपनी उस डेफिनेशन में नहीं होती, लेकिन एक कंपनी जरूर होती है कि जो फाइनेंस करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम जो बाकी बातें होंगी अगली वीडियो में करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।